अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय भूगोल क्लास 12। दोस्तों इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताएंगे किस प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे पेपर पैटर्न आप देख लेंगे। पेपर पैटर्न में जो है 1 से लेकर 8 तक बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेगा, 9 से लेकर 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा और इसमें आपको 20 शब्दों में उत्तर आपको देना होगा। 17 से लेकर 22 तक लघुत्तरीय प्रश्न होगा, इसका उत्तर 50 शब्दों में आपको देना होगा। 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा, इसका उत्तर 150 शब्दों में देना है। और फिर 25-26 आपका जो रहेगा वो क्वेश्चन मानचित्र का रहेगा और मानचित्र आपको भरना होगा। आइए पेपर सॉल्व करते हैं पूरा किस प्रकार से आपको पेपर देखने को मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ से जो भी क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, तो इसको बोर्ड के मद्देनजर रखते हुए हम लोग तैयारी करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल में शामिल नहीं है। मानव भूगोल में संसाधन भूगोल शामिल है, जलवायु विज्ञान शामिल नहीं है, पर्यटन भूगोल शामिल है और कृषि भूगोल भी शामिल है। तो ये जो जलवायु विज्ञान है ये भौतिक भूगोल की शाखा मानी जाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलवायु विज्ञान हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की जो दूसरी प्रथम अवस्था है वो उसमें क्या सन्निहित है या फिर क्या सन्निहित है उसको बताना है। तो थोड़ा सा इसका डायग्राम बना लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। इस प्रकार से एक जो है यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं हल्का सा। अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं जो आपको समझना है। पहला पॉइंट ये है कि ये प्राथमिक अवस्था है और ये वाली द्वितीयक अवस्था है और ये वाली जो है ये तीसरी अवस्था है। ठीक है, जो ये वाली अवस्था है, अगर बात करें पहली वाली अवस्था, यहाँ पे उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होता है। ठीक है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होता है। जो आपकी दूसरी वाली अवस्था है, दूसरी वाली अवस्था में मृत्यु दर में गिरावट आती है और जन्म दर में तीव्र गति से गिरावट आती है। ठीक है, इस प्रकार से अगर बात करें नेक्स्ट अवस्था की, जो नेक्स्ट अवस्था है इसमें निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होता है। तो यहाँ पे जो पहली अवस्था है उसमें क्या कहना है कि इसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। इसमें जो मृत्यु दर है इसमें तीव्र गिरावट होती है, जन्म दर में भी धीरे धीरे गिरावट हो जाती है। और जो तीसरी अवस्था है इसमें निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर होती है। इसमें पूछा गया है क्या, इसमें पूछा गया है प्रथम जो अवस्था है, तो प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर है और उच्च मृत्यु दर है, यानी ज़्यादा लोग जन्म लेते हैं और ज़्यादा लोग मरते भी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने है, कार्यशील जनसंख्या की आयु वर्ग क्या है। कार्यशील जनसंख्या वो होती है जो काम करने लायक होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष के जो आयु के वर्ग लोग होते हैं वो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी पर अलवणीय जल कितना % है। अगर पृथ्वी पर लवणीय जल की बात करें तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 97% क्या है, ये लवणीय जल है। ठीक है, लवणीय जल है 97%, कितना बचा 3%। 3% क्या है, 3% इसमें अलवणीय जल है। अलवणीय जल वो होता है इसमें लवण की मात्रा नहीं होती है, अर्थात पीने योग्य पानी है। इस 3 में से 2% क्या है, ग्लेशियर है और 1% ही क्या है, पीने योग्य पानी है। जो 1% है इसमें भी देखा जाए तो नदी में भी है, झील में भी है, तालाब में है और भूमिगत में भी है। तो इस प्रकार से 1% जो पानी है वो धरातलीय सतह पे और भौमजल के रूप में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने है। क्वेश्चन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बैलाडीला की खान किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जो बैलाडीला की खान है ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बैलाडीला की पहाड़ी है, वहाँ पे लौह अयस्क खदान है और वहाँ पे जो है लौह अयस्क खोद के निकाला जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं, यानी मुख्य बंदरगाह हैं। तो इसमें राइट आंसर 12 हो जाएगा। 12 जो है मुख्य बंदरगाह हैं और छोटे बहुत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश किस महाद्वीप में स्थित है। एशिया में है, यूरोप में है, उत्तरी अमेरिका या फिर ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया में है। तो राइट आंसर इसमें यूरोप हो जाएगा, क्योंकि नार्वे में सबसे ज़्यादा जो है मानव विकास सूचकांक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका नार्वे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, यहाँ पे सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है। सिलिकॉन घाटी की बात करें तो सिलिकॉन घाटी जो है वो स्थित है सैन फ्रांसिस्को में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में या फिर रियो डी जेनेरो में।
तो जो पेरिस है ये फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है। न्यूयॉर्क जो है वो अमेरिका में पड़ता है, और रियो डी जेनेरो ये ब्राज़ील में पड़ता है, और सैन फ्रांसिस्को ये भी पड़ता है आपका अमेरिका में। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो सैन फ्रांसिस्को होगा, यहीं पे स्थित है सिलिकॉन घाटी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने इस प्रकार से अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में जैसे कि लाल कॉलर श्रमिक किसे कहा जाता है, लाल कॉलर श्रमिक क्या होते हैं, ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के नाम लिखिए, और सिंचाई के 2 साधन के नाम बताइए, 2 प्रशासनिक नगरों के नाम बताइए, मानव विकास सूचकांक से क्या आशय है, और फिर प्रवास के 2 कारण बताइए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण लिखिए, जनसंख्या के असमान वितरण के 2 कारण लिखिए। ज़्यादातर इसमें देखिए 2-2 करके पूछा गया है, 2 कारण 2 कारण, ठीक है। इस प्रकार से इसलिए पूछा गया है क्योंकि लघु उत्तरीय जो प्रश्न आपका पूछा जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये 2 नंबर का होगा, तो आपको 2 लिखना है, 2 नंबर आराम से आपको मिल जाएगा। लिखने की शैली आपकी अगर अच्छी होगी तो बढ़िया नंबर आपको जरूर मिलेगा। आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर आपके सामने यहाँ पे है, लाल कॉलर श्रमिक किसे कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, एक होता है लाल कॉलर और दूसरा होता है सफ़ेद कॉलर। 2 प्रकार की कॉलर होते हैं, श्रमिक होते हैं, उन्हीं को सफ़ेद कॉलर और लाल कॉलर नाम से जाना जाता है। अगर लाल कॉलर की बात करें तो उसमें देखिए लाल कॉलर श्रमिक उन लोगों को कहा जाता है जो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, यानी प्राथमिक क्रिया ज़्यादातर काम करते हैं, जैसे कि आखेट यानी शिकार करना, भोजन इकट्ठा करना, पशु चरण करना, ठीक है, यानी पशु को चराना, कृषि करना, लकड़ी जो है जो जंगल से प्राप्त करना, खनन यानी खुदाई से कुछ जो है खनिज प्राप्त करना। तो इस प्रकार के जो श्रमिक होते हैं उन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है, ठीक है। एक सफ़ेद होता है, सफ़ेद इनसे उच्च होता है, जैसे कि एक इंजीनियर है, ठीक है, एक वर्कर है, एक कोई जो है अधिकारी है, ठीक है, वो सफ़ेद कलर में आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके नेक्स्ट हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जो प्राचीन समय से उपयोग में किए जा रहे हैं, ये प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, जैसे कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। इसे अनवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले अनवीकरणीय क्या होता है, तो जवाब होगा अनवीकरणीय वे होते हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं या पुनः नहीं बना सकते हैं, उन्हें अनवीकरणीय या फिर परंपरागत ऊर्जा के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां के बाद 11वां है, सिंचाई के 2 साधन बताना है। सिंचाई के जो 2 साधन हैं, कुआं है, ट्यूबवेल है, ठीक है, और नहर सिंचाई, ये 2 हो गए। तो आपको इसके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे जानने के लिए, समझने के लिए लिख दिया है। बस आप इतना लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा, एग्जामिनर 2 नंबर आपको यहाँ पे दे देगा, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, 2 प्रशासनिक नगर के नाम बताना है। प्रशासनिक नगर वे होते हैं जहाँ पे प्रशासन होती है। प्रशासन का मतलब जो अधिकारी, नेता वगैरह बैठते हैं वो प्रशासनिक हो जाएगा, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लखनऊ है, ठीक है, ये सब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक से क्या समझते हैं। क्या होता है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक इसे शॉर्ट फॉर्म में HDI के नाम से जाना जाता है। HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से बोलते हैं। ये एक मापदंड है, यानी मानव के नापने की एक इकाई है मानव विकास सूचकांक। किसी भी देश का विकास जो है आकलन करता है मानव विकास सूचकांक, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे जीवन प्रत्याशा क्या है, जीवन प्रत्याशा का मतलब कि लोग कितना साल लगभग जीते हैं, ठीक है, और शिक्षा का स्तर कैसा है, आय का स्तर कैसा है, इन सब की जांच करने का काम कौन करता है, HDI करता है। तो मानव के नापने की एक इकाई है मानव विकास सूचकांक, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है कि प्रवास के 2 कारण बताइए। प्रवास लोग क्यों करते हैं, प्रवास जो है लोग एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि वहाँ पे रोजगार नहीं मिलता होगा, रोजगार नहीं मिलता है तभी लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे अशांति होगी, अशिक्षा होगी, वहाँ पे सुविधाएं नहीं मिलती होंगी, इसीलिए तो लोग गांव छोड़कर शहर में जाते हैं। शहर में क्यों जाते हैं,
हैं, क्योंकि शहर में सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, जब शहर में सुविधाएं मिलेंगी तो लोग वहाँ प्रवास कर जाते हैं। तो यहाँ पे आर्थिक कारण, सामाजिक कारण लिख सकते हैं। आर्थिक कारण में भैया रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग गांव से शहर में चले जाते हैं। सामाजिक कारण में अच्छे शिक्षा, जीवन बेहतर बनाने के लिए लोग शहर में चले जाते हैं। तो दो कारण लिखना, आराम से आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के दो कारण बताइए। जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आपको दो ही लिखना है। तो स्वास्थ्य जो है सेवाओं में सुधार, देखिए जैसे जैसे मेडिकल सुविधा बढ़ती चली गई, मृत्यु दर में गिरावट आती चली गई और जनसंख्या वृद्धि होती चली गई। अशिक्षा दूसरा कारण है। अशिक्षा परिवार नियोजन की कमी कारण, या फिर अशिक्षा लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं। हम दो हमारे दो, या फिर हम दो हमारे एक ऐसा अपनाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लोग सोचते हैं कि हम दो हमारे 10, हम दो हमारे 5, ऐसे लोग सोचते हैं। तो ये अब जनसंख्या वृद्धि का कारण माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आगे है, जनसंख्या के असमान वितरण के दो कारणों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या के असमान वितरण का क्या मतलब है, इसको समझते हैं पहले। जनसंख्या का असमान वितरण का मतलब कहीं जनसंख्या कम है तो कहीं बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों? जैसे चीन भारत में जनसंख्या ज़्यादा है और अन्य देशों में कम है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? ठीक है, तो आसमान वितरण का मतलब जनसंख्या कम ज़्यादा क्यों है, उसका कारण बताइए। तो उसका भौगोलिक कारण हो सकता है पर्वत, रेगिस्तान आदि जो होते हैं, ये क्षेत्र जो होते हैं यहाँ पे पर्वत रेगिस्तान पे जनसंख्या वहाँ कम रहती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आर्थिक कारण भी हो सकता है। औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, इन शहरों में जनसंख्या अधिक होती है क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ज़्यादा प्लान करते हैं। जनसंख्या जो है आर्थिक भौगोलिक कारण दो प्रकार से इसमें आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न कुछ इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में पेट्रोलियम संसाधन पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तृतीय क्रियाकलाप के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, तो इस प्रकार से आप देखते हैं, कुटीर उद्योग लघु उद्योग में अंतर बताइए, विनिर्माण उद्योग की इन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए, जल संभर प्रबंधन क्या होता है, भारत में अपभ्रक वितरण का विवरण दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की, तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको 2 ऑप्शन मिलता है, जैसे कि यहाँ पे अथवा करके दिया रहेगा। जैसे क्वेश्चन पूछा है कि लौह इस्पात उद्योग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और विश्व में लौह इस्पात उद्योग के वितरण का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। और यहाँ पे अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़कर आप अथवा करके जो यहाँ पे दिया गया है, भारत में जनसंख्या के ग्रामीण और नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा, आप चाहे आप ये वाला कर सकते हैं और चाहे आप ये वाला कर सकते हैं, दोनों में से कोई आपको एक करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, 23 नंबर क्वेश्चन है। इसका उत्तर इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने उत्तर यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट करिएगा, PDF आपको अवेलेबल करा देंगे। और फिर इसके बाद जो है नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और मिलेगा, मानचित्र का सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए मानचित्र में तो जैसे पूछा है कि पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह, इस प्रकार से, और उत्तर प्रदेश में आणविक संयंत्र पूछा गया है, बिहार की तेल शोधन कारखाना, इस प्रदेश की राजधानी, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा है। तो पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, ऐसे ही आपको मानचित्र मिलेगा, ब्लैंक पूरा से मिलेगा और आपको इसका आंसर देना होगा। तो पहले तो समझना होगा भारत में कि पूर्वी तट क्या है। तो देखिए जो ये पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये है पूरब। ठीक है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। ठीक है, पश्चिम है। अब आपको पूछा कि पूर्वी तट पर कोई एक बंदरगाह आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए तमिलनाडु यहाँ पे है, तमिलनाडु में 2 हैं, एक तो आपका तूतीकोरिन है, दूसरा चेन्नई है, 2 है यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है। फिर यहाँ पे उड़ीसा है, उड़ीसा में पारादीप है। फिर यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में 2 है, एक आपका है कोलकाता, दूसरा है आपका हल्दिया। तो इसमें से कोई भी आपको एक दर्शाना है। तो मान लीजिए यहाँ पे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, आप यहाँ पे चेन्नई जो है एक दर्शा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही पूछा है तो हम एक ही लिखेंगे यहाँ पे कि कोई एक पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता देंगे और लिख देंगे, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की आणविक संयंत्र पूछना है।
पूछा गया है, तो नरौरा पड़ता है आपका बुलंदशहर में। ठीक है, नरौरा जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आणविक ऊर्जा केंद्र है। तो पहले आपको ढूंढना है कि इसमें यूपी कहाँ पे है। तो देखिए जो ये नेपाल है, नेपाल का आधा हिस्सा लगभग यूपी का होता है और नेपाल का आधा हिस्सा टच करता है बिहार का। तो यूपी में आपका बुलंदशहर पड़ता है। ठीक है, तो लगभग लगभग जो टर्निंग पॉइंट है इसको आप लैंडमार्क मान लीजिए और जस्ट इसी के सामने आप यहाँ पे भर दीजिए। ठीक है, यहीं पे जो है आपको भरना है और आप यहाँ पे जो है लिख दीजिए नरौरा। ठीक है, नरौरा भर दीजिए और क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है, तब जाके पूरा परफेक्ट आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, बिहार की तेल शोधन कारखाना। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो बिहार है वो आधा नेपाल का हिस्सा है, तो ये बिहार है। बिहार में बरौनी पड़ता है। ठीक है, बरौनी पड़ता है, बरौनी में जो है तेल शोधन कारखाना है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने यहाँ पे इस प्रदेश की राजधानी पूछा है। इस प्रदेश मतलब जिस प्रदेश का आप बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया ये यूपी है, तो आप यहाँ पे यूपी भर देंगे। ठीक है, यूपी भर देंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डाल देंगे जो क्वेश्चन नंबर रहेगा। इसके बाद लास्ट यहाँ पे रहेगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो यूपी है, तो यहाँ पे जो है यूपी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है, तो 5 भर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मानचित्र देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक सेक्शन रहेगा और विश्व का रहेगा। ठीक है, इसमें विश्व का पूछा जाएगा, जैसे कि चीन का एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र पूछा जाएगा। तो चीन का अगर कोयला उत्पादक क्षेत्र आपको पता है तो यहाँ भर सकते हैं, नहीं पता है तो आप यहाँ पे जो है चीन भर सकते हैं, ये चीन है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे चीन। ठीक है, चीन भर देंगे, तभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे यूरोप में लौह इस्पात उद्योग का एक प्रमुख केंद्र। तो यूरोप में भरना है, यूरोप में आप जर्मनी भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगभग यहाँ पे पड़ेगा आपका जर्मनी। ठीक है, यहाँ पड़ेगा जर्मनी, तो आप यहाँ पे जर्मनी ऐसे भर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है। नेक्स्ट है एक प्रमुख सूती कपड़ा उद्योग भरना है। तो सूती कपड़ा जो उद्योग है वो आप इंग्लैंड में भर सकते हैं और इंग्लैंड जो है यहाँ पड़ेगा। थोड़ा सा उसको अगर जूम कर लेते हैं तो जो आप ये देख पा रहे हैं ये इंग्लैंड है। इंग्लैंड में जो है आप ब्रिटेन लिख सकते हैं या फिर इंग्लैंड लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इंग्लैंड में जो सूती वस्त्र उत्पादन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में मैनचेस्टर है वो काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन नंबर आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है एशिया में रोपड़ कृषि वाला कोई एक जो है देश बताना है। तो रोपड़ कृषि वो होती है जो बागानों में की जाती है, जिसमें अधिक पूंजी अधिक व्यवसाय मतलब व्यवसाय के लिए किया जाता है। तो इसमें जो है आप रोपड़ कृषि में मलेशिया लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पड़ेगा मलेशिया, इंडोनेशिया, इसमें से कोई एक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने कि यूरोप में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश है। तो यहाँ पे देखिए पड़ेगा नॉर्वे। ठीक है, यहाँ पर नॉर्वे पड़ेगा, आप यहाँ पे नॉर्वे भर देंगे, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से विश्व का मैप आएगा और संसार का मतलब कि विश्व का और भारत का मैप आएगा और इस प्रकार से पेपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छे तरीके से आप तैयारी करिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि 1 महीने में आपको बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा और पूरा बेहतरीन नंबर आपका आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।